कहानी शुरू होती है एक हंटर के साथ जो मॉन्स्टरस एडवर्सरी से लड़ रहा होता है। उसी बीच एक ईगल जैसा बीस्ट हंटर पर हमला करता है, लेकिन तुरंत ही हंटर के हाथों मारा जाता है। ये हंटर है रेवन वॉल्ट, जिसे इमॉर्टल क्रो कहा जाता है और उसकी ताकत की वजह से दूर दूर तक लोग उससे डरते हैं। जैसे ही रेवन मॉन्स्टर्स को खत्म करता है, उसके मन में फ्रीडम की इच्छा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब बस 15 दिन बचे हैं पोटेंशियल लिबरेशन के लिए। डिटर्मिन्ड रेवन अपनी इस डेंजरस जिंदगी से एस्केप करने की प्लानिंग करता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है रॉकुसा यूनिट्स के कैंप साइट में, जहां रेवन रेफ्यूज लेता है और पिछले 10 सालों को याद करता है। हर दिन जैसे हेल के बराबर लगा है। रॉक्सी यूनिट्स एक ऐसी जगह पर तैनात हैं जहां मॉन्स्टर्स के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और इन्हें एक लोली यूनिट माना जाता है। इस यूनिट में सोसाइटल आउटकास्ट्स, स्लेव्स और क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जहां लोग अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। कुछ मर्दों की आपसी बातों से पता चलता है कि वो रेवन की लीडरशिप से नाराज हैं और अपने साथियों की मौत के लिए उसकी डिसीजंस को जिम्मेदार मानते हैं। एक बार फिर लड़ाई के बाद रेवन अकेला सर्वाइवर निकलता है और लोग उसकी अनबिलीवेबल सर्वाइवल पावर को लेकर विस्पर करने लगते हैं। भले ही रेवन का अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड रहा हो, फिर भी वो सब कुछ झेल रहा है। एक आदमी रेवन से पूछता है कि वो बार बार बुलाने पर भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता। रेवन एक हल्की सी स्मर्क के साथ पूछता है, तुम इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते हो? फिर रेवन उस आदमी के पेट में एक जोरदार किक मारता है और अपनी सोड उसकी गर्दन पर तान देता है। लेकिन अचानक से रेवन अपनी तलवार पीछे ले लेता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। रॉक्यूसा यूनिट्स के कैंप में रेवन की असाधारण जर्नी की कहानियां फैल चुकी हैं। एक फॉर्मर नोबलमैन जो ऐसी यूनिट में 10 साल तक सरवाइव कर चुका है, जो अपने हाई मॉर्टेलिटी रेट के लिए जानी जाती है। ये विस्पर्स सच्चाई लिए हुए हैं, क्योंकि रेवन कभी वॉल्ट फैमिली का हिस्सा था, भले ही वो सबसे फेमस ब्रांच का ना रहा हो। लेकिन किस्मत ने रेवन से उसका स्टेटस और सब पोजेशंस छीन लिए और उसे एक हार्श जिंदगी में धकेल दिया। फिर कहानी 10 साल पहले के सीन में जाती है, जब वॉल्ट फैमिली पर एम्पायर के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया था। एम्पायर की फोर्सेस ने फैमिली को खत्म कर दिया और रेवन को भी गार्ड्स ने पकड़ लिया। रेवन पूरी ताकत से डिनाई करता है कि उसका परिवार गद्दार था और कहता है कि वे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए हैं, लेकिन एम्पायर नाइट उसकी बात को रिजेक्ट कर देता है और उसके परिवार के क्राइम्स को गिनवाता है। रेवन के प्रोटेस्ट करने पर भी नाइट बताता है कि वॉल्ट लीनिएज अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ रेवन ही जिंदा बचा है। एक शॉकिंग मोमेंट में नाइट रेवन को एक ऑफर देता है, अगर वो रॉकी यूनिट्स में 10 साल सर्विस करेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। रेवन इस सडन चांस से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ नोबिलिटी में लोग रेवन जैसे नोबलमैन के रॉकी यूनिट्स में भेजे जाने पर हंसी उड़ाते हैं, जो एम्पायर की सबसे लोएस्ट और क्रिमिनल फील्ड यूनिट मानी जाती है। नोबल्स सोचते हैं कि वॉल्ट फैमिली का अंत हो चुका है, लेकिन रेवन वॉल्ट सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है। नाइट की आंखों में देखते हुए रेवन सीधा पूछता है, क्या सिर्फ 10 साल मॉन्स्टर्स मारना ही काफ़ी है? नाइट हाँ करता है और रेवन को फ्रीडम का वादा करता है। डिटर्मिन्ड रेवन वादा करता है कि वो ना सिर्फ जिंदा रहेगा, बल्कि वॉल्ट लिनिएज को फिर से जिंदा करेगा। प्रेजेंट में रेवन अपने अपमान के अंत के बारे में सोचता है। जब से वो यूनिट में आया है, उसे बिना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के सिर्फ सरवाइव करना पड़ा है। 10 साल में रेवन, जो कभी एक यंग लड़का था, अब रॉक्यूसा यूनिट का सबसे बेहतरीन मॉन्स्टर हंटर बन चुका है। अब अगला मॉन्स्टर पर्ज उसका आखिरी है। रेवन को यकीन है कि उसकी फ्रीडम और अपने परिवार की वापसी अब पास है। अब सीन शिफ्ट होता है एनोना फॉरेस्ट में, पेनड्रैगन डुई में। वहाँ एक वाइट ड्रैगन एक येलो हेयर्ड नोबल से बात कर रहा होता है। ड्रैगन वार्निंग देता है कि पैक्ट पूरा होने में बहुत कम टाइम बचा है। ये आने वाले खतरे का संकेत है। ड्रैगन्स को दुनिया के सबसे पावरफुल क्रीचर्स माना जाता है और मॉन्स्टर्स में उनकी अलग ही पहचान है। सिर्फ एक फैमिली है जो इन डेंजरस बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है, पेनड्रैगन ड्यूअल फैमिली। पेनड्रैगन्स के पास ज़बरदस्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और ये एम्पायर के सबसे पावरफुल नोबल हाउसेस में गिने जाते हैं। फिर कहानी रेवन वॉल्ट की पार्डन से 13 दिन पहले के सीन पर आती है। रेवन एंटर्स करता है कमांड टेंट में, जहां बीटीवाई रॉक्यूसा यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर मौजूद होता है। बीटीवाई रेवन से पूछता है कि वो फिर अकेला ही क्यों लौटा। फिर वो उससे रिकनेसेंस मिशन की रिपोर्ट मांगता है। रेवन बताता है कि आगे मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या जमा हो रही है और अगर वो मेन फोर्सेस के साथ जुड़ गए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। बीटीवाई उस खतरे को एक्सेप्ट करता है और मानता है कि रॉक्यूसा यूनिट्स अकेले शायद टिक नहीं पाएंगी। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण आती है, पेनड्रैगन ड्यूअल फैमिली।
बीटीवाई बताता है कि वो लोग कल आकर उनकी मदद करेंगे और उनकी ताकत को बढ़ाएंगे अपकमिंग थ्रेट से लड़ने के लिए। पिन ड्रैगन की मदद की उम्मीद से एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है इस भारी खतरे के बीच। इसके अलावा पिन ड्रैगन फैमिली अपने साथ इंसानों द्वारा देखे गए सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से एक एक ड्रैगन लेकर आ रही है। इस बात को सुनकर रेवन चौंक जाता है और बाल से पूछता है कि ऐसा मिथिकल बीइंग उनके साथ क्यों लड़ेगा। बी उसे सच्चाई का भरोसा दिलाता है और बताता है कि पिन ड्रैगन्स ने कई जनरेशन से ड्रैगन्स को सबड्यू करना सीख लिया है। लगता है कि वही वाइट ड्रैगन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रेवन पिन ड्रैगन के महत्व पर सोचता है। वो सिर्फ रॉयल लिनिएज नहीं रखते, बल्कि एम्पायर में सबसे ऊंचे नोबल रैंक पर भी हैं। इन सब क्लेम्स की सच्चाई को लेकर अनश्योर होकर भी रेवन सोचता है कि शायद पिन ड्रैगन वाकई में ड्रैगन्स को कमांड कर सकते हैं, जो कि लगभग लेजेंडरी क्रीचर्स माने जाते हैं। भले ही रेवन ने पिछले 10 सालों में कई मॉन्स्टर्स का सामना किया हो, उसने कभी किसी ड्रैगन को नहीं देखा जिससे उसे बी की बातों पर शक होता है। इसके अलावा रूमर्स ये भी कहते हैं कि पिन ड्रैगन फैमिली की ताकत उनके पूर्वजों की मौत के बाद कम हो गई है। रेवन अभी भी डाउटफुल रहता है और सोच नहीं पाता कि वो पिन ड्रैगन्स की ताकत पर भरोसा करे या नहीं। वो बीटीवाई से अपने शक जाहिर करता है, लेकिन बीटीवाई उसकी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि ये एक ऑर्डर है। बीटीवाई रेवन को भरोसा दिलाता है कि उसे अगली लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं होगी। कंफ्यूज्ड रेवन पूछता है कि फिर उसका रोल क्या होगा। बीटीवाई समझाता है कि जब एक ड्रैगन हमारे साथ है तो सबसे बेहतर है कि वही मॉन्स्टर से लड़े, जबकि रेवन को पिन ड्रैगन चाइल्ड की सुरक्षा करनी होगी। रेवन कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या यही काम काफी है। बीटीवाई जोर देकर कहता है कि रेवन को हर हाल में पिन ड्रैगन चाइल्ड के साथ रहना होगा। रेवन मान जाता है और बीटीवाई की बातों से सहमत हो जाता है। फिर बीटीवाई रेवन को कहता है कि वो फ्यूचर ड्यूक पिन ड्रैगन को पर्सनली जाकर ग्रीट करे। है। पिन ड्रैगन टेंट के पास पहुंचकर रेवन फ्लैग्स देखता है और कंफर्म करता है कि वो आ चुके हैं। वो सोचता है कि इतनी बड़ी फैमिली रॉक्यूसा यूनिट्स की मदद क्यों कर रही है। हालांकि लड़ाई आने ही वाली है, फिर भी रेवन को फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ सरवाइव करना है ताकि उसे माफ़ी और फ्रीडम मिल सके। टेंट में जाकर रेवन यंग लॉर्ड को बुलाता है। जवाब में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसका अदर वर्ल्डली क्वालिटी रेवन को थोड़ी देर के लिए परेशान कर देता है। फिर भी रेवन बिना परमिशन के आने के लिए माफ़ी मांगता है और पूछता है कि क्या वही लॉर्ड पिन ड्रैगन है। वो आवाज़ रेवन की बात कंफर्म करती है और उसका नाम और मकसद पूछती है। रेवन खुद को रॉकी यूनिट्स की 12th डिवीजन का कैप्टन बताता है और समझाता है कि उसे लॉर्ड पिन ड्रैगन की रक्षा का काम सौंपा गया है। लेकिन रेवन कुछ और कह पाता उससे पहले ही वो आवाज़ उसे रोक देती है और कहती है कि रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अब जाकर आराम करे। रेवन हिचकिचाता है छोड़ने से पहले, तो आवाज़ पूछती है कि क्या उसके पास कुछ और कहने को है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रेवन पूछता है कि ड्रैगन अभी क्यों नहीं दिख रहा, जबकि वो कॉम्बैट स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा है। वो आवाज़ रेवन को भरोसा दिलाती है कि ड्रैगन ज़रूर मदद करेगा और उसे जाने को कहती है। रेवन टेंट से बाहर निकलता है और सोचता है कि लॉर्ड पेंड्रैगन कितने शांत हैं। वो हैरान होता है कि कोई नोबलमैन अकेला ऐसे डेंजरस जगह पर क्यों आया। फिर भी रेवन मान लेता है कि कल की लड़ाई के बाद उनकी पाथ्स शायद दोबारा कभी ना मिले। अगले दिन बाल सभी सोल्जर्स को एकत्र करता है और आगे बढ़ने का आदेश देता है। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे पता चलता है कि वाइट ड्रैगन आ गया है। रेवन उस नज़ारे से हैरान रह जाता है। ड्रैगन के साथ लॉर्ड पेंड्रैगन भी आता है और खुद को एरन पेंड्रैगन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग वॉइस में एरन घोषणा करता है कि अब मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन शुरू होगा। अब कहानी लड़ाई के बीच में शिफ्ट होती है जहां रेवन पूरे ध्यान से एरन पेंड्रैगन की रक्षा कर रहा होता है जब एक वुल्फ मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी तरफ बढ़ता है। रेवन एरन से कहता है कि उसे दूसरों की रक्षा करते हुए लड़ने की आदत नहीं है। वो एरन से कहता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट ना करे। जैसे ही वुल्फ मॉन्स्टर ने रेवन पर हमला किया, रेवन ने तुरंत काउंटर किया और एक परफेक्ट स्ट्राइक से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। स्काई की तरफ देखते हुए रेवन उस ड्रैगन की पावर को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोच नहीं पाता कि ऐसा कोई क्रीचर सच में भी मौजूद हो सकता है। रेवन मान लेता है कि व्हाइट ड्रैगन की ताकत अनमैच्ड है। कोई भी मॉन्स्टर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को सर्वाइव नहीं कर सकता। कई मॉन्स्टर्स होने के बावजूद ड्रैगन की वजह से लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ हो रही थी। रेवन मानता है कि उनकी जीत का श्रेय ड्रैगन को जाता है और वो थैंकफुल होता है कि बैटल की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब तो विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्टेन लग रही है और रेवन सोचता है कि अच्छा हुआ ये लास्ट मिशन और कठिन नहीं निकला। व्हाइट ड्रैगन जैसे ही एरन पिन ड्रैगन के पास लैंड करता है, रेवन उनसे उनकी हालत पूछता है।
एरन उसे भरोसा देता है कि वो ठीक है। तभी आसमान से ईगल मॉन्स्टर्स नीचे गिरते हैं, जिससे रेवन अलर्ट हो जाता है और एरन से कहता है कि वो ड्रैगन को कमांड करें। लेकिन रेवन देखता है कि एरन और ड्रैगन दोनों मोशनलेस खड़े हैं। रेवन ईगल मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या देखता है, जो वाइट ड्रैगन पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक कर देते हैं। लेकिन ड्रैगन कुछ नहीं करता। शॉक्ड रेवन चिल्लाकर पूछता है कि ड्रैगन कुछ क्यों नहीं कर रहा। वो एरन की तरफ देखता है जवाब के लिए, लेकिन उसे इंटरप्ट कर दिया जाता है क्योंकि और मॉन्स्टर्स दाईं तरफ से आ जाते हैं। मॉन्स्टर की संख्या भले ही घट रही हो, लेकिन रेवन समझ जाता है कि फिर भी उससे ज़्यादा हैं जितना उसने सोचा था। हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि एनिमीज लगातार बढ़ रहे हैं। रेवन कुछ कर पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर्स उस और एरन दोनों पर हमला कर देते हैं। रेवन सोचता है कि ड्रैगन्स की ताकत अनमैच्ड है और उनका प्रेजेंस ही जीत की गारंटी था, लेकिन वो खुद को डांटता है कि उसने ऐसा सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। जैसे ही रेवन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि ड्रैगन को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। मॉन्स्टर रेवन की तरफ बढ़ता है तो वो जख्मी होने के बावजूद उठ सकते हैं। उनके जख्म तुरंत ठीक नहीं होंगे। वो गिरे हुए वाइट ड्रैगन और खुद को देखकर नफरत महसूस करता है, दोनों की शेयर्ड मूर्खता को समझते हुए। रेवन ड्रैगन के पास जाकर पूछता है क्या वो सच में मर चुका है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसका ध्यान पास ही पड़े हुए इंजर्ड एरन पिन ड्रैगन की तरफ जाता है। रेवन उससे गुहार लगाता है कि वो बताए कि ड्रैगन ने उसकी कमांड के बाद हमला क्यों रोक दिया। फ्रस्ट्रेटेड रेवन जोर देकर कहता है कि जीत बहुत करीब थी अगर ड्रैगन ने लड़ाई जारी रखी होती, और वो एरन से एक्सप्लेनेशन मांगता है। अचानक रेवन को पीछे से कोई मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि अटैकर BTY होता है। रेवन उस बिट्रेयल से शॉक्ड रह जाता है। फिर BTY सैनिकों को आदेश देता है कि वे आगे बढ़ें और केओस को खत्म करें। रेवन स्टन्ड होता है ये देखकर कि बॉल्टी इंपीरियल फोर्सेस को लड़ने का ऑर्डर दे रहा है। बॉल्टी रेवन की हैरानी को डिसमिस कर देता है और कहता है कि कुछ लोग शुरुआत से ही सब कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी बस ब्लाइंडली उनके ऑर्डर्स को मानते हैं। फिर एक शॉकिंग पल में बी तेजी से एरन पेनड्रैगन को रेवन के सामने ही मार देता है। बी बिना इमोशन के बताता है कि एरन की किस्मत पहले से ही डिसाइड थी, जिससे रेवन और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर बी रेवन की तरफ देखता है और उसके शानदार कॉम्बैट स्किल्स की तारीफ करता है। वो रिवील करता है कि रेवन के पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी है। रेवन ये सुनकर हैरान रह जाता है और बी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। बी मानता है कि उसने अब तक इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब उसे लगता है कि रेवन की इमॉर्टल बॉडी होने के बावजूद आज उसका एंड होगा। रेवन अब इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है कि उसकी मौत बहुत करीब है। उसे महसूस होता है कि फ्रीडम और अपने परिवार की वापसी अब शायद पॉसिबल नहीं है। वो सोचता है उस एक गोल के बारे में जिसने उसे पिछले 10 सालों तक चलाया। भले ही उसकी डिटर्मिनेशन कभी नहीं डगमगाई, अब उसे अपनी कमजोरी और हेल्पलेसनेस का एहसास होता है। रेवन अपनी इस बुरी किस्मत को मान लेता है और इस क्रूअल रियलिटी पर दुखी होता है। लेकिन फिर बी एक अनएक्सपेक्टेड बात करता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में वो एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। वॉल्ट फैमिली का डाउनफॉल, रेवन की ज़बरदस्ती रॉक्सी यूनिट्स में भर्ती और रेवन व एरन की मौत, ये सब एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। रेवन इस खुलासे से स्टन्ड रह जाता है और सोचने लगता है कि किस तरह उसकी किस्मत मैनिपुलेटेड हुई है। जब BTY रेवन को मारने बढ़ता है, तभी वो वाइट ड्रैगन, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अपनी आंखें खोलता है और एक सीरियस टोन में अनाउंस करता है कि सभी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। वाइट ड्रैगन हवा में उड़ता है और कहता है कि आज, जब सूरज और चांद एक साथ हों, द पैक्ट पूरा होगा। 1000 मर्दों और मॉन्स्टर्स के खून से, एक ड्रैगन मोनार्क और एक ह्यूमन मोनार्क के साथ। जैसे ही ड्रैगन का सिर चमकने लगता है, वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अब सब कुछ ड्रैगन राइडर के हाथ में है। रेवन खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाता है और सोचता है कि क्या वो अभी जिंदा भी है। उसे याद आता है कि उसका शरीर एक अजीब तरह से मुड़ गया था। धीरे धीरे रेवन होश में आने लगता है। उसकी देखभाल कर रही मेड उसे हिलता देख चौंक जाती है और गास्पिंग के साथ दौड़कर बाहर जाती है, ये खबर देने कि यंग लॉर्ड होश में आ गया है। इसी बीच रेवन अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है। एक अनफेमिलियर रूम में बहुत कीमती और रॉयल फर्नीचर है। वो सोचता है कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बटलर मेलबर्न से, जो उसे देखकर रोने लगता है। बटलर उसे यंग लॉर्ड कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। रेवन कंफ्यूज्ड हो जाता है और यंग लॉर्ड टाइटल के बारे में पूछता है। बटलर उसे रिवील करता है कि वो अब कॉनरेड कासल में है, जो एरनपिन ड्रैगन के रूल में है, और रेवन अब अपेरेंटली उसी का शरीर रखता है। रेवन इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाता है और कंफर्मेशन के लिए पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। वहां वो सच्चाई जानता है।
किसी तरह वो अब एरन पेनड्रैगन बन गया है। मेड लिंडसे उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी आइडेंटिटी याद है। बटलर बीच में कहता है कि एरन की कंफ्यूजन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वो पिछले 3 साल से अनकॉन्शियस था। एरन इस बात से स्टन्ड रह जाता है कि आखिरी लड़ाई को अब 3 साल बीत चुके हैं। अपने अंदर वो उस मोमेंट को याद करता है जब बाल ने एरन को मार दिया। बटलर ने लेडी एलेना का खुशी से स्वागत किया। जैसे ही एलेना एरन की तरफ बढ़ी, एरन शॉक्ड रह गया यह देखकर कि वो उस औरत के आर पार से निकल गई जो उसके रास्ते में खड़ी थी। वो औरत एरन को सटल इशारा करती है कि वो उसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखे। एलेना ने अपने बेटे को गले लगाया और उससे पूछा कि क्या उसे उसकी याद है। एरन पूरी तरह कंफ्यूज था। ओ सैम बाकर सन का कंफ्यूज था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कुछ भी लॉजिक या रीजन से मेल नहीं खा रहा था। फिर एक बुजुर्ग औरत ने खिड़की की तरफ इशारा किया, जिससे एरन का ध्यान बाहर गया। वहां लोगों की गास्प और चौंकने की आवाजों के बीच मजेस्टिक व्हाइट ड्रैगन सोल ड्रेक खड़ा था। उसके थंडरस रोर की गूंज कमरे में फैल गई। सभी लोग डिसबिलीफ में थे। जैसे ही ड्रैगन एरन के चेंबर में घुसने की कोशिश करता है, एरन सोच नहीं पाता कि उसे क्रीचर का नाम कैसे पता है। सोल ड्रेक तो उस हादसे में एरन के साथ ही मारा गया था। अब ये सोचते हुए कि शायद ड्रैगन बच गया हो, एरन की सोच उस इनएक्सप्लिकेबल ट्रूथ से लड़ रही थी। कन्फ्यूजन और बढ़ गया जब उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो गई, प्रोटेक्टिवली उसकी रक्षा करती हुई, ड्रैगन का सामना करते हुए एक अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ। एक सरप्राइजिंग टर्न में वो बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी और सोल ड्रेक को सिर्फ जेंटल जेस्चर्स से टेम कर लिया। ये अद्भुत नज़ारा देखकर एरन उसे रोकने को बढ़ा, लेकिन उस ओल्ड वुमन ने प्लेफुल विंक के साथ उसे चुप करवा दिया। एरन और ज्यादा हैरान रह गया जब एलेना ने उससे दूर रहने को कहा और डेंजर से सतर्क किया। अपनी माँ की बात सुनकर एरन को एहसास हुआ कि वो अकेला है जो उस मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को देख सकता है। उस ओल्ड वुमन ने कुछ वर्ड्स बोले और सोल ड्रेक को कमांड किया, जिसके बाद वो ड्रैगन कासल से उड़ गया और वो खुद हवा में गायब हो गई। उसका डिसअपीयरेंस देखकर एरन को एक तेज सरप्राइज हुआ। बटलर मेलबर्न तेजी से एलेना के पास गया और उसकी सेफ्टी के लिए वरीड था। एलेना ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। फिर वो एरन की तरफ मुड़ी और उसकी हालत पूछी। एरन ऑपुलेंट कासल के बीच में वरीड अटेंडेंट्स और जाते हुए व्हाइट ड्रैगन को देखकर अब भी खुद को एरन पेनड्रैगन के रोल में ढाल नहीं पा रहा था। एलेना बार बार उसकी तबीयत पूछ रही थी, जिससे मजबूर होकर एरन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। इससे एलेना और मेलबर्न दोनों शांत हुए। अब एरन ने ठान लिया कि उसे इन रहस्यों को धीरे धीरे समझना है और इसके लिए उसे डिस्क्रीटली जानकारी इकट्ठा करनी होगी। एरन ये कोशिश करता है कि सर्वेंट्स को अपने असली आइडेंटिटी रेवन के बारे में पता न चले, और वो सोचता है कि उनसे चुपचाप यूजफुल जानकारी लेनी होगी। एम्पायर में रोक्यूसा यूनिट एक मार्जिनलाइज्ड और सबपार यूनिट थी, जो ऐसे क्षेत्र में थी जहां ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में भी रेवन ने एक डेकेड तक सरवाइव किया। उसका सर्वाइवल उसकी रिफाइंड कॉम्बैट स्किल्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीलिंग पावर का सबूत था। रेवन एक ऐसा वॉरियर बन चुका था जिसे कोई हरा नहीं सकता था, चाहे वो ह्यूमन हो या मॉन्स्टर। लेकिन फिर किस्मत ने एक क्रूअल टर्न लिया जब मॉन्स्टर एरेडिकेशन कैंपेन लड़ी जा रही थी लोब प्लेन में। उस बैटल के दौरान रेवन, जो कि रॉकी यूनिट से आज़ाद होने ही वाला था, लॉर्ड पेनड्रैगन के साथ मारा गया, जिसकी उसने फेथफुली रक्षा की थी। सपोजिटली मरा हुआ रेवन डेथ को चकमा दे गया और लॉर्ड पेनड्रैगन के बॉडी में चला गया। इतना ही नहीं, वो टाइम में 7 साल पीछे चला गया, उस फेटल कॉन्फ्रंटेशन से पहले। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना रेवन के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाई। रिलेंटलेस मॉन्स्टर हंटिंग के जीवन को छोड़कर वो अब एरन पेनड्रैगन बन गया था। लिंडजी उसकी देखभाल कर रही थी, उसे इतने प्यार से खाना खिला रही थी जैसे कोई छोटे बच्चे को खिलाता है। एरन को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। एक फॉर्मिडेबल वॉरियर से सडनली ऐसे देखभाल वाले मोमेंट में होना उसे असहज लगा। एरन ने लिंडजी से कहा कि उसे होश में आए कई दिन हो गए हैं और अब वो खुद से खाना खा सकता है। उसने उससे खाना अपने हाथ में देने को कहा, लेकिन लिंडजी ने समझाया कि डॉक्टर का आदेश है कि एरन को बिल्कुल भी हिलना नहीं है, इसलिए मील्स में मेड की मदद ज़रूरी है। लिंडजे ने उसे सॉफ्टली कहा कि उसे अपना मुंह खोलना चाहिए ताकि वो उसे खिला सके। एरन ने सोचा कि जब वो अनकॉन्शियस था, तब लिंडसे ने कितनी डेडिकेटेड केयर की थी। इस बात को याद करते हुए, भले ही उसे शर्म आ रही थी, उसने उसकी बात मान ली और उसे खाने दिया।
खाना खत्म होने के बाद लिंज़ी ने पूछा कि क्या उसे खाना अच्छा लगा और बताया कि अब वो उसे कपड़े पहनाने में मदद करेगी जब तक दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। एरन ने उसका ऑफ़र मना कर दिया और कहा कि वो खुद से कपड़े पहन सकता है। उसने लिंज़ी से कहा कि वो उसके कपड़े और एक हेयर क्लिप ले आए जब तक वो अपना फेस धोता है। मैं मैनेज कर सकता हूँ, एरन ने ज़िद की चलने की कोशिश करते हुए, जबकि उसके कमज़ोर शरीर को देखकर सब उससे मना कर रहे थे। लेकिन लिंडसे ने नरम से इंटरवेने किया और उसे एक चेयर तक ले गई। उसने उसे एश्योरेंस दिया कि वो उसके कपड़े चेंज कर देगी और उसके बाल ठीक कर देगी। मजबूरी में एरन मान गया और लिंडसे को उसकी हेल्प करने दिया। जब लिंडसे उसके बाल बंध रही थी और कपड़े बदलने में मदद कर रही थी, तब भी एरन के अंदर फ्रस्ट्रेशन था कि वो अपनी करंट हालत में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गया था। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसे भई कहकर बुलाया। हैरान एरन ने मुड़कर देखा तो उसकी बहन लेडी आइरीने थी, जो अपनी बेटी लेडी मिया के साथ आई थी। मिया तुरंत दौड़ कर उसके गले लग गई, जिससे एरन के चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गया। आइरीन ने उनके अचानक आने के लिए माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या एरन अब चल सकता है। एरन ने उसे रियश्योर किया और लिंजी ने आइरीन को बैठने के लिए सीट ऑफर की। आइरीन को लगा वो डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन एरन ने इंसिस्ट किया कि वो कोई बॉदर नहीं है। आइरीन का चेहरा खुशी से चमक उठा जब एरन ने उससे ये कहा। फिर उसने कोर्टयार्ड में खिलते समर फ्लावर्स के बारे में बात छेद दी और कन्वर्सेशन को हल्का बनाया। एरन को उम्मीद थी कि वो आइरीन के साथ बाहर जा सकेगा और फूलों को एडमायर करेगा, और आइरीन एक्साइटमेंट में उन फ्लावर्स के बारे में डिटेल से बोलने लगी। एरन ने अंदर ही अंदर सीख किया। यूज़ पता था कि वो अब एक और लंबी डिस्कशन में फंस गया है। उसका प्लान था कि वो उठने के बाद अमनीसिया का नाटक करेगा, लेकिन आइरीन की नॉनस्टॉप बात करने की आदत ने उसका नाटक चलने नहीं दिया। फिर भी उसे आइरीन की बातों में एक कंफर्ट मिल रहा था, क्योंकि उससे पहले वाले एरन पेंड्रैगन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा था। आइरीन की डिस्क्रिप्शंस को सुन के एरन को उस पहले के एरन के लिए थोड़ा सिंपैथी महसूस हुआ। आइरीन ने एक उदास इंसान का इमेज दिखाया, जो तलवार चलाने के बजाय रीडिंग और ड्राइंग में इंटरेस्टेड था। उसके अलावा एरन बहुत ही शाय और टिमिड था और अक्सर अपने रूम में छुप जाता था। अब एरन जिस बॉडी में था वो 17 साल का था, वही जिसमें उसने बैटलफील्ड में रेवन से पहले तक जीवन जिया था। कासल के अंदर अफवाहें थी कि एरन लगभग 3 साल तक चोमा में था जब से वो 14 साल का था। रेवन ने इस अजीब किस्मत के ट्विस्ट के बारे में सोचा कि कैसे वो इस हालत में एरन बन गया, लेकिन उसने सोचने से ज़्यादा इस मौके को वैल्यू दिया। रेवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जिंदा रहना और नए जीवन की शुरुआत करना। 7 साल पहले जब वो रॉकी यूनिट्स के शैकल से छूट गया था, उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फैमिली नेम वॉल्ट के ऑनर को वापस लाएगा। ये नया जन्म उसके लिए एक सेकंड चांस था अपने पुराने एम्बिशंस को पूरा करने का और उन अजीब शब्दों का मीनिंग समझने का जो बीटीवाई ने अपनी मौत से पहले कहे थे, शायद किसी बड़े कनेक्शन की तरफ इशारा करते हुए। अब जब एरन पेंड्रैगन और रेवन वॉल्ट का रास्ता जुट गया था, रेवन ने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से बैटलफील्ड में जाएगा। तभी एलेना ने उससे बुलाया। उसकी आवाज़ ने एरन का ध्यान वापस खींच लिया। उसने माफ़ी मांगी और आइरीने से कहा कि वो कंटिन्यू करे। आइरीने ने फिर बताया कि लूना जल्द ही उसे मिलने आ रही है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर एरन ने पूछा, लूना कौन? आइरीने ने बताया कि लूना काउंट कोड की अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि पेंड्रैगन हाउस के एक नाइट थे। आइरीन ने और सरप्राइज दिया कि लूना सिर्फ विजिटर नहीं बल्कि एरन की फियांसे भी है। ये सुन के एरन मोमेंटरली स्पीचलेस हो गया। इतनी बड़ी बात सुनकर यूज समझ नहीं आया क्या बोले। तभी कहीं फॉरेस्ट के रास्ते से एक कैरेज आ रही थी, नाइट्स के एस्कॉर्ट के साथ। उनमें से एक नाइट ने लेडी लूना को इन्फॉर्म किया कि वो कॉनराड कासल, जो कि पेंड्रैगन डूचिका में सीट था, के पास पहुंचने वाले हैं। जोसेफ ब्रिटेन, जो कि सेओट काउंट फैमिली का फर्स्ट नाइट था, लेडी लूना के पास आया और पूछा कि वो 3 साल बाद अपने फियांसे से मिल रही है, तो कैसा फील कर रही है। लूना ने उसकी बात को लाइटली लिया और कहा कि यूज़ क्यों बताए, और उसका ध्यान उसके ड्यूटी पर रखने को कहा। उसने क्लियरली कहा कि यूज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में लूना को लगता था कि एरन पेंड्रैगन वीक और टिमिड है। उससे शक था कि वो उसे ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा। उनका एंगेजमेंट पहले उनके फैमिली के लिए बेनिफिशियल था, लेकिन लूना ने डिसाइड किया कि वो आज ही इसे एंड करेगी। उसके पिता काउंट ऑफ स्योर ने भी डिसाइड किया था कि एंगेजमेंट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पेंड्रैगन हाउस की पावर गिरती जा रही थी। लूना को लगा कि उनके पिता इस मामले में सॉफ्ट पैड गए हैं। उसे लगता था कि उनको एक ऐसे हाउस से रिलेशन तो देना चाहिए जो अब पीछे रह गया हो। सच तो ये था कि जब उसके पिता ने उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बोला, तो यूज अंदर से रिलीफ महसूस हुआ। ब्रिटेन ने लूना के झूठे विजिट के रीज़न को पहचान लिया। यूज पता था कि वो एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है। उसने सोचा कि क्या यंग लॉर्ड एरन अब तक मैच्योर हुआ होगा।
लेकिन लूना ने उसका सवाल इग्नोर किया और बोला कि वो उसकी चिंता ना करे। उसने ब्रिटेन को कॉशन दिया कि वो पेंड्रैगन नाइट्स को अननेसेसरी प्रोवोक ना करे, लेकिन ब्रिटेन हंसता रहा और बोला, अब पेंड्रैगन में कोई नाइट बचा ही कहाँ है। उसने डाउट किया कि एरन कुछ भी रिक्लेम कर पाएगा, स्पेशली जब वो एक ड्रैगन के साथ पैक्ट भी नहीं कर पाया। सी रॉड हाउस को पेंड्रैगन से ज्यादा हॉनर मिल सकता है, ब्रिटेन ने कहा। उसकी एरोगेंस लूना को इरिटेट कर रही थी। लूना ने उससे पीछे हटने को कहा, क्योंकि जोसेफ का बिहेवियर काफ़ी अनप्लेजेंट था। जोसेफ ने अपनी गलती समझकर लेडी लूना से माफ़ी मांगी। लूना ने सोचा कि दोनों ही फैमिलीज, पिन ड्रैगन और सेओद, में अच्छे आदमियों की कमी है। एक तरफ वीकनेस और दूसरी तरफ एरोगेंस। जब सब लोग कॉनराड कासल के एंट्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए तो लूना ने एरन, उसकी माँ और उसकी बहन के साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की। आइरीने ने लूना के अपीयरेंस की तारीफ की, जबकि एलेना ने उसके विजिट के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। एलेना ने फिर एरन को कहा कि वो लूना को उसके रूम तक ले जाए। जब लूना ने एरन को ऑब्जर्व किया तो यूज डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। इतनी उम्र के बाद भी वो बेसिक सोशल इंटरेक्शंस तक प्रॉपर नहीं कर पा रहा था बिना किसी पुश के। लेकिन अचानक ही एरन ने चाम दिखाया, लूना को ग्रीट किया और बोला कि वो यूज उसके रूम तक ले चले। लूना सरप्राइज हो गई उसके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर। एरन ने लूना का रिएक्शन नोटिस किया और सजेस्ट किया कि वो नाइट से अलग रूम में रहे। लूना स्पीचलेस हो गई, उसके इमोशंस मिक्स्ड द एरन का ऐसा अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर देखकर। अपना बैलेंस वापस पाते हुए लूना ने एरन से अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट की कि वो नाइट्स के लिए अलग रूम असाइन करे। लूना के कंपोज्ड बिहेवियर को देखकर एरन ने आयरीने के उस डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचा जिसमें उसने लूना को काम और रिजर्व्ड कहा था, जो उसके करंट एटीट्यूड से बिल्कुल अलग था। 3 साल के सेपरेशन के बाद एरन को रियलाइज हुआ कि उनकी शादी सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से थी। लिंजे उन दोनों को उनके रूम तक ले गई। रूम में एंटर करते ही लिंजे ने पूछा कि क्या वो चाय प्रिपेयर करे, और एरन ने हाँ कह दिया। फिर एरन ने लूना से कहा कि वो बैठ जाए। उसकी इस असर्टिवनेस से लूना हैरान रह गई। लूना को समझ नहीं आया कि एरन कैसे इतना बदल गया। एक ऐसा इंसान जो पहले आंखों में आंखों नहीं डाल पाता था, अब कॉन्फिडेंटली सर्वेंट्स और उससे इंटरेक्ट कर रहा था। लूना ने कमेंट किया कि यूज एरन के चेंज होने के बारे में सुना था और उसके मेमोरी लॉस के बारे में भी। उसने पूछा कि क्या वो उससे भूल गया है। एरन ने कंफर्म किया कि जब से वो जागा है यूज अपना पास्ट याद नहीं है। उसने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और लूना से माफ़ी मांगी। लूना ने नोटिस किया कि एरन मेमोरी लूज करने के बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया था। फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अब वो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता था। लूना को लगा कि एरन के नए कॉन्फिडेंस के साथ शायद पिन ड्रैगन फैमिली को दोबारा उठाया जा सकता है। इसी बीच एरन ने सोचा कि पिन ड्रैगन और उनके नेबरिंग फैमिलीज के बीच सिचुएशन काफ़ी डेलिकेट है और यूज अब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी जो कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन करे। उसे ऐसा लगा कि लूना कुछ छुपा रही है उनकी पहली मुलाकात से ही, और उसने डिसाइड किया कि वो इस राज को ज़रूर समझेगा। एरन ने देखा कि उसकी सिस्टर और सर्वेंट्स उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में बातें कर रहे थे और इनडायरेक्टली लूना से कहा कि अगर यूज प्रॉब्लम है तो काउंट कोर्ट से बात करे। लूना ने तुरंत उस बात को रिजेक्ट कर दिया, क्लियरली बताते हुए कि वो अपने फादर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। उनके बीच की टेंशन बढ़ गई। लूना के सडन आउटबर्स्ट ने दिखाया कि बात सरफेस से कहीं ज़्यादा डीप है। लूना ने तुरंत माफ़ी मांगी एरन से अपने आउटबर्स्ट के लिए, लेकिन वो खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने तो एंगेजमेंट एंड करने का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था और वो आज इसी बात के लिए आई है। चाहे एरन का पर्सनल ग्रोथ जितना भी विजिबल हो, लूना फिर भी श्योर थी कि वो पिन ड्रैगन फैमिली की रेपुटेशन रिस्टोर नहीं कर सकता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी ही इस टॉपिक को एड्रेस करेगी। जब लूना इस बात को बोलने वाली थी, तभी लिंजे ने इंटरप्ट किया एक मैसेज के साथ। डचेस ने एरन और लेडी कॉड को टूरेंट ऑडियंस चेंबर में बुलाया था। एरन ने पूछा कि क्या इमरजेंसी है, तो लिंजी ने बताया कि वो नाइट्स जो लूना के साथ आए थे उन्होंने कुछ कमोशन क्रिएट किया है। लूना इस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट से शॉक्ड थी और टाइमिंग भी वर्स थी। वो कॉर्नर्ड फील कर रही थी और एरन को अपने इंटेंशंस बताने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एरन ने उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस की और बोला कि उसे ऐसा लग रहा है कि लूना कुछ छुपा रही है। उसने पूछा कि क्या वो आज किसी बुरी नीयत से आई है। लूना ने रिएश्योर किया कि वो ऐसे किसी इरादे से नहीं आई, लेकिन हाँ, वो एरन को पसंद नहीं करती। लूना को लगा कि यूजे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। एरन ने प्रॉमिस किया कि वो बाद में उसकी बात सुनेगा। पहले वो लूना के नाइट का मैटर हैंडल करेगा। लूना एरन के सडन चेंज से कंफ्यूज थी, लेकिन अभी उसका फोकस ब्रिटेन को रोकने पर था। आखिर में लूना ने एग्री किया कि वो एरन के साथ चलेगी। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ऑडियंस हॉल में, जहां बटलर एक हिंट ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ ब्रिटेन से पूछता है कि क्या काउंट स्योद ने सच में एंगेजमेंट तोड़ने की अप्रूवल दी है।
ब्रिटेन ने कंफर्म किया और बताया कि वो और लूना यहाँ आए हैं ताकि ये न्यूज़ यंग लॉर्ड एरन को पर्सनली दे सकें। सेलिना का फ्रस्ट्रेशन क्लियर हो गया जैसे ही उसने ये सुना और उसने ब्रिटेन को कन्फ्रंट किया। उसकी आवाज़ में शॉक और गुस्सा था। उसने इंडिकेट किया कि काउंट सेओद के एक्शंस का मतलब है कि वो एंगेजमेंट तोड़कर उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ब्रिटेन ने उसकी बात को सही माना और बताया कि काउंट सेओद मेक अमेंड्स करना चाहता है, इसीलिए वो पिन ड्रैगन फैमिली को कुछ वैल्यूएबल एसेट्स देना चाहता है। उस ऑफर में गोल्ड और क्रिस्टल माइंस इंक्लूडेड द जो बॉर्डर के पास है और साथ ही दो इंपॉर्टेंट लंबर मिल्स भी जो बिनियार्ड फॉरेस्ट में हैं। ये प्रपोजल अपने आप में काफ़ी बड़ा था। सेलिना और मेलबर्न दोनों विजिबली स्टार्टल्ड हो गए। उनके एक्सप्रेशंस में अस्टॉनिशमेंट और डिसबिलीव का मिक्सचर क्लियरली दिख रहा था। एक कैलकुलेटेड टोन में ब्रिटेन ने स्लाइली सेलिना को सजेस्ट किया कि जब उसके पास हाउस होल्ड स्टाफ और नाइट्स की कमी है तो काउंट सेओद का ये जेनरस ऑफर कंसिडर करना शायद वाइज होगा। सेलेना, जिसका प्राइड ब्रिटेन के वर्ड्स से हर्ट हुआ था, अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वो और कितना उसके फैमिली ऑनर को इंसल्ट करेगा। वो एक्सेप्ट करती है कि पिन ड्रैगन फैमिली इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, लेकिन अपने फैमिली नेम के प्राइड के वजह से वो डिसाइड करती है कि वो ये ऑफर रिजेक्ट करेगी। उसने फर्मली ब्रिटेन को अपने डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म किया। ब्रिटेन ने फिर भी उसकी सर्टेनिटी पर सवाल उठाया, ये हाईलाइट करते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके फैमिली के फॉर्च्यून्स को रिस्टोर करने की। सेलेना का फ्रस्ट्रेशन उसकी परसिस्टेंस से बढ़ता गया। तभी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया जब नाइट्स ने एंट्री की और अपना रिस्पेक्ट दिया, और उनके बाद एरन पेंड्रैगन ने हॉल में एंट्री ली। सेलेना और मेलबोर्न का मूड एरन के आने से अपलिफ्ट हो गया। रिदन ने एरन की प्रेजेंस को एक सिग्निफिकेंट मोमेंट माना। उसने सोचा कि लूना को ये मोमेंट नोटिस करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सुपीरियॉरिटी एरन के सामने दिखाना चाहता था। जब एरन ने अपनी सीट ली, ब्रिटेन उसके पास आया, लेकिन एरन ने कन्फ्यूजन के साथ रिएक्ट किया। उसने बताया कि उसकी मेमोरीज चली गई हैं और वो ब्रिटेन को पहचानता नहीं। इस बात से ब्रिटेन शॉक हो गया और सिचुएशन को दोबारा असेस किया। उसने समझा कि एरन का बदला हुआ स्टेट उसकी कैपेबिलिटीज़ को नेसेसरीली कम नहीं करता। राइदन डिटर्मिन्ड था कि वो एरन को उनके बीच की डिस्पैरिटी दिखाए और उसका एटीट्यूड करेक्ट करे। वो आगे आया और अपना स्टेटस डिक्लेयर करने लगा एज द टॉप नाइट ऑफ द सेवर्ड हाउस। लेकिन एरन ने यूज़ अब्रप्टली इंटरप्ट किया और ऑर्डर दिया कि वो पीछे हट जाए। रीदन उसके इस कमांड से स्टन्ड रह गया। एरन ने ब्रिटेन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सिर्फ एक नॉर्मल नाइट है। ब्रिटेन ने फील किया कि यूज़ इंसल्ट किया गया है और उसने एरन से उसकी रूडनेस पर सवाल किया। लेकिन एरन ने स्टर्न टोन में जवाब दिया कि डिसरिस्पेक्ट उसकी साइड से नहीं, ब्रिटेन की साइड से हुआ है, क्योंकि वो उसके कासल में ऐसे आए हैं। अपनी इंटेंस गेज के साथ एरन ने फिर से ब्रिटेन को स्टेप बैक करने को कहा, जिससे ब्रिटेन शॉक में कंप्लाई कर गया। फिर एरन ने लूना की तरफ टर्न करके कहा कि उसके आते ही जो कमोशन हुआ वो एक सिंपल ब्रेकअप के ऊपर था। एरन ने लूना से उनको आगे आने का सिग्नल दिया और सजेस्ट किया कि वो दोनों अपनी बात खुद क्लियर करें। लूना इस सडन टर्न ऑफ इवेंट्स से कॉट ऑफ गार्ड हो गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। एरन ने लूना से डायरेक्टली कहा कि सेवर्ड हाउस एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है और पिन ड्रैगन फैमिली को कॉम्पेंसेट करना चाहता है गोल्ड माइन, क्रिस्टल माइन और दो लंबर मिल्स के साथ। उसने सजेस्ट किया कि ये सब मैटर को क्लोज करने के लिए काफ़ी है। लूना, सेलेना और मेलबोर्न एरन के ब्लंट अप्रोच से स्टन्ड थे। सेलेना ने सोचा कि एरन इतना असर्टिव कैसे हो गया, जबकि मेलबोर्न ने कॉशन एडवाइस किया डिसीजन लेने से पहले। एरन ने काउंटकॉर्ड के एक्शंस को एक्नॉलेज किया, लेकिन एम्फोसिस दिया कि पिन ड्रैगन को अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने पर फोकस करना चाहिए। उसने इस मैरिज डिस्प्यूट को इनसिग्निफिकेंट बताया और डाउट एक्सप्रेस किया कि क्या पिन ड्रैगन वैसे भी सेवर्ड हाउस का डिसीजन बदल सकता है। एरन ने लूना से पूछा कि क्या वो गलत सोच रहा है। लूना अंदर ही अंदर रियलाइज करती है कि यूज एरन से शादी नहीं कर सकती। ये बात यूज बतानी होगी, लेकिन साथ ही वो ये भी महसूस कर रही थी कि शायद वो एरन पेंड्रैगन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। एरन ने लूना की हेजिटेशन को नोटिस किया और सजेस्ट किया कि अगर ये सोर्ड हाउस का डिसीजन है तो लूना की पर्सनल फीलिंग्स का कोई मैटर नहीं। उसने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया बिना लूना को बोलने का चांस दिए। फिर एरन ने डचेस सेलेना की तरफ टर्न किया और उनसे अप्रूवल मांगा। सेलेना ने अपना ट्रस्ट एक्सप्रेस किया एरन पर एज हेड ऑफ द पिन ड्रैगन फैमिली और कंसेंट दे दिया। सेलेना के अप्रूवल के बाद एरन ने फॉर्मली अनाउंस किया कि उनका और लूना सेउद का एंगेजमेंट अब खत्म हो गया है। लूना और ब्रिटेन इस अनाउंसमेंट से फ्रस्ट्रेटेड थे, जबकि सेलिना और मेलबोर्न ने रिलीफ फील किया। एक मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड में एरन ने अपने ऊपर बढ़ रहे प्रेशर के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में किसी भी शादी के डिस्कशन से अपने आप को अलग रखेगा। फिर एरन ने डिसाइड किया कि वो आयरीने से पिन ड्रैगन टेरिटरी के इकोनॉमिक स्टेट के बारे में पूछेगा।
उसका रीज़निंग था कि अगर सिर्फ़ एंगेजमेंट तोड़ने पर इतनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज़ मिल रही हैं, जैसे क्रिस्टल माइनें जो मैजिकल मटेरियल्स के लिए एसेंशियल है, तो यूज़ इससे मना करने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा। अगर वो क्रिस्टल माइनें सिक्योर कर ले, तो पिन ड्रैगन स्किल्ड मेजेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा। जब एरन कॉरिडोर से वॉक कर रहा था, उसने एक पोर्ट्रेट देखा उस एल्डरली वुमन का जिसे उसने पहले अपने रूम में देखा था। क्यूरियस होके उसने लिंज़े से पूछा कि वो वुमन कौन है। लिंसी ने बताया कि वो लेडी आतिया पेंड्रैगन हैं, एरन के ग्रैंडफादर सिरिन पेंड्रैगन की बड़ी बहन। एरन ने उनका नाम रिपीट किया और तभी आतिया पेंड्रैगन खुद उसके पीछे से बोल उठी, एरन को उनका नाम प्रॉपर्ली लेने के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हुए। एरन उनके सडन अपीयरेंस से स्टार्टल्ड था। आतिया ने बताया कि वो उससे प्राइवेटली बात करना चाहती हैं और उसे इनवाइट किया कि वो उसके साथ एक कन्वर्सेशन करे।